Pranam Jai Jinendra. So today is 32nd class of तीर्थंकर चरित्र और पहले मंगलाचरण कर देते। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायनम, नमो द्वै सब्बसावनम, ऐसो पंच नमुक्कारो सब पाव प्रांसनो मुगलांच सविसिम परम मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना सक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थेशम श्रुतिमानय पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। अज्ञानं तिमिरान्धानं ज्ञानं जननी शलाकया नेत्र उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरिष्टप्रणासाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। So today is 32nd class और इस क्लास में विल कंटिन्यू विद श्रेयांसनाथ भगवान जीवन चरित्र। तो लास्ट क्लास में वी टुक न्यू टॉपिक। तो हमने एक टॉपिक लिया था चक्रवर्ती का, वासुदेव का और प्रति वासुदेव का। तो वो टॉपिक लेने का मकसद ये था कि श्रेयांसनाथ भगवान के जीवन काल में प्रथम वासुदेव का जन्म होता है। तो उनका नाम त्रिपुष्ट वासुदेव, जो भगवान महावीर का जीव है। तो इसलिए मैंने सोचा दिस टॉपिक माइट बी वेरी वेरी गुड टू टेक एट दिस पॉइंट। तो लास्ट टाइम हम थोड़ा ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या क्या सीखा था। तो इस अवसरपिणी काल में 63 महापुरुष का जन्म होता है। तो उसको 63 सला का पुरुष कहते हैं। तो उसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव और 9 प्रतिवासुदेव, ऐसा करके 63 महापुरुष का जन्म होता है। और उसमें हम लास्ट टाइम 12 चक्रवर्ती के बारे में देख रहे थे। तो हमने सबसे पहले जब ऋषभदेव भगवान का जीवन चरित्र देखा, उसमें भरत चक्रवर्ती का जीवन चरित्र भी देखा, ब्रीफली देखा था ये। उसके बाद जब हमने अजितनाथ भगवान का जीवन चरित्र देखा, तब हमने सागर चक्रवर्ती, दूसरे चक्रवर्ती का भी जीवन चरित्र देखा। और हमने देखा कि सागर चक्रवर्ती वो अजितनाथ भगवान के भाई थे और उनके 60,000 पुत्रों को नाग कुमार देवता ने मार डाला था। तो ये चक्रवर्ती के जीवन ऐसे होते हैं कि एक अवसरपिणी काल में 12 चक्रवर्ती होते हैं। और अगर चक्रवर्ती अपने जीवन काल में अगर दीक्षा या संयम जीवन ग्रहण करे तो आइधर वो देवलोक में जाते या मोक्ष में जाते। पर अगर वो दीक्षा न ले पाए, संयम जीवन ग्रहण न कर पाए, तो निश्चित वो नरक गति में जाते हैं। तो इस 12 चक्रवर्ती में से 2 चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, वो 7वीं नरक में गए। 2 चक्रवर्ती माधवा और सनत कुमार वो 3rd देवलोक में गए और बाकी के सभी चक्रवर्ती वो मोक्ष में गए। और इन 12 चक्रवर्तियों में से 3 ऐसे चक्रवर्ती है वो तीर्थंकर थे, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ। तो वो तीर्थंकर भी थे और वो चक्रवर्ती भी थे। तो चक्रवर्ती किसको कहते हैं? तो चक्रवर्ती, उनके पास 14 रत्न होते हैं, 9 निधियां होती है। और वो पूरे भरत क्षेत्र के, जो भरत क्षेत्र जो 6 खंड है, उत्तरार्ध भरत क्षेत्र और दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र, वो पूरे 6 खंड को जीत के वो 6 पूरे भरत क्षेत्र के अधिपति बनते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि 9 वासुदेव कौन से है। तो उसमें त्रिपुष्ट वासुदेव, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुरुष पुंडरीक, दत्त, लक्ष्मण और कृष्ण। तो ऐसे एक अवसरपिणी काल में 9 वासुदेव होते हैं। अभी वासुदेव में ऐसा है कि 9 के 9 वासुदेव निश्चित वो नरक में जाते हैं। और इसका कारण ऐसा है कि जो वासुदेव का जीव है, उन्होंने पूर्व भव में तो धर्म आराधना की होती है, संयम जीवन आदि उन्होंने उत्तम तरह से उनका तप और उग्र तपस्या भी की होती है। पर उन्होंने उस समय धर्म के फल स्वरूप एक नियाना किया होता है। जैसे हमने जो प्रथम वासुदेव है, त्रिपुष्ट वासुदेव, वो भगवान महावीर का जीव है। तो उनके पूर्व भव में जब वो विश्वभूति मुनि थे, उनका विशाख नंदी से वैर भाव था। और विश्वभूति मुनि ने संयम जीवन ग्रहण किया, उग्र तपस्या की करोड़ों साल तक। पर अंत में वो वैर भाव के कारण उन्होंने ऐसा नियाना लिया कि मेरे इस तप और संयम के फल स्वरूप मुझे दूसरे भव में अपूर्व शक्ति मिले, आई बिकम एक्सट्रीमली पावरफुल। तो ऐसा जब नियाना करते हैं तो वो नियाना का तो फल मिलता है। वो दूसरे भव में देवलोक गए
उसके बाद वो त्रिपुष्ट वासुदेव बने, और त्रिपुष्ट वासुदेव में वो अत्यंत पावरफुल बने। पर उसके बाद वो निश्चित नरक गति में जाते हैं, क्योंकि जब नियारा करते हैं धर्म के फल स्वरूप तो उनकी दुर्गति निश्चित होती है। तो ऐसे 9 के 9 वासुदेव कोई ना कोई प्रकार का नियारा करके आए होते हैं, और उसके फल स्वरूप वो नेक्स्ट भाव में निश्चित वो नरक गति में जाते हैं। तो ऐसे जो 9 वासुदेव है उसमें से पहला त्रिपुष्ट वासुदेव का भव आज हम देखेंगे। विल सी द स्टोरी ऑफ त्रिपुष्ट वासुदेव। और लक्ष्मण वासुदेव तो सबको पता है, कृष्ण वासुदेव भी सबको पता है। तो ये वासुदेव को अर्धचक्री कहते हैं। जैसे चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होते हैं, ऐसे वासुदेव वो 3 खंड के अधिपति होते हैं, तो उनका दूसरा नाम अर्धचक्री या हाफ चक्री ऐसा करके भी शास्त्र में उसका उनका उल्लेख मिलता है। और जब वासुदेव का जन्म होता है, उसी जीवन काल में बलदेव का भी जन्म होता है और प्रति वासुदेव का भी जन्म होता है। तो जनरली ऐसा होता है कि जो प्रति वासुदेव है वो पहले 3 खंड जीत लेते हैं, उसके बाद वासुदेव प्रति वासुदेव को हरा कर वो 3 खंड के अधिपति बन जाते हैं। और जो वासुदेव के जो बड़े भाई है उनको बलदेव कहते हैं। और वासुदेव और बलदेव में ऐसा होता है कि उन दोनों के पिता एक होते हैं पर माता अलग होती है, तो ऐसे मोर मोर लाइक अ कजिन ब्रदर ऐसा। उनके पिता दोनों एक होते हैं पर माता अलग अलग होती है। तो हम लास्ट टाइम हम चक्रवर्तियों के बारे में देख रहे थे। तो चक्रवर्ती के पास 14 रत्न होते हैं और 9 निधियां होती है। उसमें से हमने 7 रत्न के बारे में देखा था। आज हम थोड़ा ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं और बाकी के 7 रत्न और 9 निधि के बारे में आज देखते हैं। तो जो चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती वो उनका जन्म उत्तम गोत्र और राज्य कुल में उनका जन्म होता है। उनका जो शरीर है वो सुंदर होता है। उनका उनका शरीर जो 108 समुद्रिक शास्त्र जो समुद्रिक शास्त्र के जो लक्षण है तो उसे परिपूर्ण होता है। और उनका जो संगयन है वो वज्र वृषभ नारज संगयन होता है। हमने जो देखा था, राइट, उनका जो जो हाड़के और उसका स्ट्रक्चर इट्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग, उसको वज्र वृषभ नारज संगयन कहते हैं। और ये चक्रवर्ती जब उचित उचित समय के बाद वो राजगादी में आते हैं, और राजगादी में आने के बाद उनका उनका बेसिकली प्रोग्रेस होता है, और वो पूरे 6 खंड को जीत के वो पूरे भरत क्षेत्र के अधिपति बनते हैं। तो इन चक्रवर्ती को 6 खंड जीतने के लिए ये जो 14 रत्न है वो 14 रत्न सहायभूत होते हैं। तो उसमें से जो पहला रत्न है उसको चक्र रत्न कहते हैं। ये सबसे पहले उत्पन्न होता है। ये जो चक्र रत्न है वो आयुधशाला, मतलब जो उनका वेपनरी है आयुधशाला, उसमें वो चक्र रत्न उत्पन्न होता है। और ये चक्र रत्न जो ये 14 रत्न है ना, वो सभी देवताओं से अधिष्ठित है। जो ये चक्र रत्न अत्यंत तेजस्वी, देदीप्यमान और अजाड़ देवताओं से अधिष्ठित है। और ये चक्र रत्न ऐसा रत्न है कि जब चक्रवर्ती वो छोड़ता है ये रत्न, तो वो कितने सालों के बाद वो दुश्मन या शत्रु राजा का हरण करके वापस वो चक्र रत्न वापस चक्रवर्ती के पास आ जाता है। तो ये चक्र रत्न चक्रवर्ती के अधीन होता है। और ये चक्र रत्न जब चक्रवर्ती युद्ध में निकलते हैं तो ये चक्र रत्न उनको मार्गदर्शन भी देता है। ये चक्रवर्ती और उनकी सेना से 1 योजन आगे चलता है और उस प्रकार से उनको मार्गदर्शन भी देता है। तो सबसे पहले ये 14 रत्न में से ये आयुधशाला में ये पहला चक्र रत्न उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद हमने सेकंड रत्न देखा, वो है छत्र रत्न। ये छत्र रत्न भी देवताओं से अधिष्ठित है। और ये छत्र रत्न उसका जो मेन साइज है वो 1 हाथ का है, पर चक्रवर्ती जब उसको छूता है तो 12 योजन का हो जाता है। ये छत्र रत्न चक्रवर्ती और उनकी सेना को एनवायरमेंटल जो बारिश है, ठंडी है, गर्मी है, उससे प्रोटेक्शन देता है। तो जब गर्मी के समय में ये ठंडक देता है, और ठंडक के समय में ये पूरी सेना को गर्मी देता है। तो ये छत्र रत्न सेकंड उत्पन्न होता है, और वो 6 खंड जीतने के लिए सहायभूत है। उसके बाद थर्ड रत्न ये दंड रत्न है, वो भी आयुधशाला में उत्पन्न होता है। दंड रत्न वो 1 हाथ का होता है और वो चक्रवर्ती के खभे पे रहता है। तो ये दंड रत्न चक्रवर्ती की आज्ञा से
जो मार्ग में आने वाले जो ऊंची नीची जो भूमि है उसको वो सपाट कर देता है, सरल कर देता है। और ये दंड रत्न जो गुफा के जो द्वार है उसको वो ओपन कर देता है और शत्रु के उपद्रव को वो नाश करता है। और ये दंड रत्न द्वारा 1,000 योजन तक जमीन में खाड़ा खोद सकते हैं। तो जो सागर चक्रवर्ती थे, उनके जो 60,000 पुत्र थे, उन्होंने ये दंड रत्न से उन्होंने गंगा नदी को डाइवर्ट करने की कोशिश की। और उन्होंने 1,000 योजन तक उन्होंने जमीन में खाड़ा खोदा। और उसके कारण जो नाग देवता के जो आवास थे उनको क्षति हुई। और इसके कारण जो नाग देवता थे वो गुस्से होके उनके सागर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों को वहां पे मार डालते हैं। तो ये दंड रत्न है जो जो मार्ग को सरल कर देता है या फिर जमीन में वो खाड़ा खोदने में वो मदद करता है। फिर उसके बाद हमने फोर्थ रत्न देखा था, वो है चर्म रत्न। चर्म रत्न ये लक्ष्मी गृह में उत्पन्न होता है। तो ये चर्म रत्न वो चमड़े का बना होता है। ये उसका जो ओरिजिनल साइज है वो 2 हाथ का होता है, पर चक्रवर्ती को छूने से वो 12 योजन का हो जाता है। तो इस चर्म रत्न पे चक्रवर्ती और उसकी जो सेना है वो पूरा बैठ के गंगा और सिंधु नदी को क्रॉस करते हैं। तो इट्स यूज मोर लाइक अ व्हीकल। वो नदियों को क्रॉस करने के लिए वो सहायभूत है और वो 12 योजन बड़ा हो जाता है। उसके अलावा ये जो चर्म रत्न है उस पे तुम धान्य को ग्रो कर सकते हो, अनाज को ग्रो कर सकते हो। और वो शीघ्र ग्रो हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि सुबह को अगर वो धान्य अगर बीज डाला जाए तो शाम तक वो हार्वेस्ट कर सकते हैं और पूरे चक्रवर्ती और उसकी सेना को और इवन प्रजा को फीड कर सकते हैं। तो ये फोर्थ चर्म रत्न है। फिर फिफ्थ रत्न हमने देखा वो है खड़ग रत्न। ये खड़ग रत्न वो एक आयुधशाला में उत्पन्न होता है। वो एक तलवार जैसा है। वो अत्यंत सुंदर, वो श्याम वर्ण ब्लैक ब्लैक कलर का होता है। और ये खड़ग रत्न ये वज्र को भेद कर सकता है या पर्वतों को भी भेद कर सकता है। इट कैन डिस्ट्रॉय द माउंटेन्स। तो ऐसा जो रत्न है उसका नाम है खड़ग रत्न। फिर उसके बाद हमने सिक्स्थ रत्न को देखा, वो है काकिनी रत्न। तो अगर याद हो कि चक्रवर्ती सबसे पहले जो दक्षिणार्ध भरत है, भरत क्षेत्र है, उसको वो जीतते हैं। उसके उसके 3 खंड को वो जीतते हैं। उसके बाद जो ऊपर के उत्तरार्ध जो भरत क्षेत्र है उसके 3 खंड को जीतने के लिए जाते हैं। तो जब वो जाते हैं तब वो दीर्घ वैद्याद्य पर्वत की जो 2 गुफा है, तमिश्रा और खंड प्रतापा गुफा, उसके थ्रू वो ट्रैवल करते हैं टू द उत्तरार्ध भरत क्षेत्र। तो ये जो गुफा है वो सदा अंधकारमय होती है, वहां पे सूर्य और चंद्र का कोई कोई भी प्रकाश नहीं होता है। तब चक्रवर्ती क्या करता है, सबसे पहले दंड रत्न द्वारा गुफा के द्वार को ओपन करता है। उसके बाद ये काकिनी रत्न द्वारा वो 49 मांडला को आलेख करता है। हमने लास्ट टाइम ये देखा था। तो सबसे पहले खंड 1, खंड 2 और खंड 6 को जीतते हैं। उसके बाद वो उत्तरार्ध भरत क्षेत्र को तमिश्रा और खंड प्रतापा गुफा के द्वारा वो खंड 4 में जाते हैं। और तब वो ऐसा 49 मांडला को गुफा के अंदर आलेख करते हैं। ये काकिनी रत्न द्वारा, और हर एक मांडला का 12 योजन तक प्रकाश फैलता है। तो इससे क्या होता है कि जब तक ये चक्रवर्ती जीवित है तब तक इसका प्रकाश चालू रहता है। और ये जो गुफा के द्वार वो ओपन रहते हैं, तो प्रजा का आना जाना सुलभ हो जाता है। पर चक्रवर्ती जब मर जाते हैं तब ये गुफा के द्वार भी बंद हो जाते हैं और काकिनी रत्न का जो प्रकाश है वो समाप्त हो जाता है। और उसके अलावा जो काकिनी रत्न है वो जब चक्रवर्ती जब 6 खंड जीतते हैं, तब जब वो उत्तरार्ध भरत क्षेत्र में जो ऋषभकूट पर्वत है, तो ऋषभकूट पर्वत पे अपना नाम आलेखित करते हैं। तो पुराने चक्रवर्ती है उसका नाम वो भूस देते हैं और अपना नाम वो आलेखित करते हैं। और वो भी काकिनी रत्न द्वारा वो नाम यहाँ पे ऋषभकूट पर्वत पे वो लिखते हैं। तो उसके 2 उपयोग है। और लास्ट हमने जो देखा था वो है मणिरत्न। मणिरत्न भी लक्ष्मी गुरु में उत्पन्न होता है। और ये मणिरत्न जब चक्रवर्ती और उसकी सेना जब वो विश्राम करती है, तब वो छत्र रत्न, जो हमने छत्री देखा था, छत्र रत्न और जो चर्म रत्न, उसके द्वारा वो 12 योजन लंबा वो टेंट बनाते हैं उनके विश्राम के लिए।
और तब ये मणि रत्न उसके तंबू पे बांधा जाता है, और ये मणि रत्न द्वारा 12 योजन तक वो प्रकाश फैलता है। मतलब पूरा जो 12 योजन जो टेंट का विस्तार है, वहां पे पूरे 12 योजन तक वो प्रकाश फैलता है। और उसके अलावा ये मणि रत्न जब चक्रवर्ती ये खंड प्रताप और तमिश्रा गुफा में जाते हैं, तब ये मणि रत्न को हाथी हाथी पे लगाया जाता है, तो उनको 12 योजन तक उनको प्रकाश मिलता है। तो ऐसा करके हमने 7 रत्नों के बारे में देखा था। तो ये सभी जो 7 रत्न है वो सभी पृथ्वीकायमय रत्न है। मतलब वो एक इंद्रिय जीव है, बेसिकली वो पृथ्वीकायमय रत्न है। और उसमें से जो पहले 3 जो है, चक्र रत्न, छत्र रत्न और दंड रत्न, वो 1 हाथ प्रमाण है। और जो छत्र रत्न है वो 12 योजन बड़ा हो जाता है चक्रवर्ती को छूने से। फिर चर्म रत्न है वो 2 हाथ प्रमाण है, वो भी 12 योजन हो जाता है। फिर खड़क रत्न 32 आंगल प्रमाण है। काकरी रत्न 4 आंगल प्रमाण है। और मणि रत्न 4/2 आंगल उसका उसका साइज है। तो ऐसा करके जो 14 रत्न में जो पहले 7 रत्न है वो पृथ्वी कायमय एक इंद्रिय जीव है। और अभी हम आगे देखते हैं। तो आगे के जो 7 रत्न है वो पंचेंद्रिय जीव है। ओके। तो ये सभी 14 जो रत्न है वो देवताओं से अधिष्ठित है। मतलब देवता उनकी सहाय करते हैं। तो ये जो पंचेंद्रिय जीव है उसमें से जो जो प्रथम जो रत्न है या 8 रत्न है, वो पहला है पुरोहित रत्न। तो ये पुरोहित रत्न, जो पुरोहित होता है वो 14 विद्याओं का जानकार होता है। वो एक महाकवि होता है। और चक्रवर्ती को जब जरूरत पड़े तब वो पूजा, अनुष्ठान, शांति पाठ आदि कराता है। और चक्रवर्ती के आगमन या निगमन के समय या आने के जाने के समय वो चक्रवर्ती का मंगल करता है। तो ऐसा रत्न है वो पुरोहित रत्न है, और वो देवताओं से अधिष्ठित है। फिर दूसरा पंचेंद्रिय रत्न है वो है गज रत्न। गज रत्न मतलब हाथी। ये जो गज रत्न है वो जो ऐरावत हाथी से भी अधिक पवित्र है। वो महापराक्रमी है, महावेगी है। मतलब इट कैन वॉक एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स, महावेगी है और अजय है। और जो शत्रुओं के जो किले हैं उसको वो नष्ट करता है। और ये सभी लक्षण से युक्त युक्त है। और कहा गया है कि चक्रवर्ती ये गज रत्न पे बैठ के छः छः खंड खंड पे विजय प्राप्त करता है। तो ऐसा जो दूसरा पंचेंद्रिय रत्न है वो है गज रत्न। उसके बाद थर्ड रत्न है वो है अश्व रत्न। ये अश्व रत्न मतलब घोड़ा। ये अश्व रत्न वो भी महावेगी है। वो सदा यौवन रहने वाला है, ही इज ऑलवेज यंग। उसका स्वभाव सुंदर है। वो अल्प क्रोधी है। और वो सभी लक्षणों से युक्त है। और कहा जाता है कि उसका जो हाइट है और उसका जो लेंथ है वो 108 अंगुल प्रमाण है। और ये अश्वरत्न जो भी जलाशय है उसको वो कूद के छलांग मार के क्रॉस कर सकता है। और छोटे पर्वतों को भी वो छलांग मार के क्रॉस कर सकता है। तो ये जो 2 रत्न है, गज रत्न और अश्वरत्न, तो ये जो 2 रत्न वैद्याद्य पर्वत पे उत्पन्न होते हैं। जब चक्रवर्ती और उसकी सेना जब 6 खंड जीतने जाते हैं, तब जो वैद्याद्य पर्वत के जो राजा है उसको जब वो परास्त करते हैं, तब वो राजा ये गज रत्न और अश्वरत्न उनको चक्रवर्ती को भेंट में देते हैं। तो तो गज रत्न और अश्वरत्न। उसके बाद फोर्थ जो पंचेंद्रिय रत्न है वो है सेनापति रत्न। ये जो सेनापति रत्न है वो चक्रवर्ती के जो पूरी सेना है उसके अधिपति है। जो चक्रवर्ती की सेना शास्त्र में आता है उसमें 84 लाख हाथी होते हैं, 84 लाख घोड़े होते हैं। ऐसे अत्यंत विशाल सेना होती है चक्रवर्ती की। ऐसे विशाल सेना के जो अधिपति है वो है सेनापति रत्न। वो सेनापति रत्न चक्रवर्ती के अत्यंत वफादार है। वो स्वामी भक्त होते हैं। और कहा गया है कि वो सभी भाषा के, ऑल द लैंग्वेजेस के जानकार होते हैं। वो न्याय और नीति के जानकार होते हैं। वो अत्यंत चारित्रवान होते हैं। वो गुण संपन्न होते हैं। वो प्रजा के प्रिय होते हैं। और चक्रवर्ती के साथ वो हर एक युद्ध में वो साथ में रहते हैं। और कहा गया है कि चक्रवर्ती की आज्ञा से सेनापति रत्न पूरी सेना को लेके वो जो चर्म रत्न था उससे गंगा और सिंधु नदी को क्रॉस करके जो दुश्मन राजा है, शत्रु राजा, उनके साथ भीषण युद्ध करके
उन पे विजय प्राप्त करते हैं और चक्रवर्ती के साम्राज्य को वहाँ पे वो स्थापित करते हैं। तो ऐसा जो फोर्थ रत्न पंचेंद्रिय रत्न है वो है सेनापति रत्न। उसके बाद फिफ्थ उनका जो रत्न है वो है गृहपति रत्न। गृहपति रत्न मतलब वो जो अन्न और जो ट्रेजरी है उनके वो अधिपति होते हैं। वो रूपवान होते हैं, दानवीर होते हैं, चक्रवर्ती के अत्यंत वफादार होते हैं और वो भी एक स्वामी भक्त होते हैं। तो चक्रवर्ती उनकी सेना और पूरे प्रजा को जब अन्न की जरूरत हो, जब वस्त्र की जरूरत हो, जब पैसे की जरूरत हो तो वो चिंता को वो दूर करते हैं। और उसके अलावा जब प्रजा को कोई इमरजेंसी में अन्न या खाने की जरूरत पड़े तो वो चर्म, जो हमने चर्म रत्न देखा, उसको वो सुबह में वो अनाज डालते हैं और शाम तक वो अनाज वो पक जाते हैं और पूरी प्रजा को वो फीड करते हैं। तो ऐसा जो रत्न है वो एक गृहप्रति रत्न। उसके बाद थर्टींथ जो रत्न है वो है वर्धकी रत्न। तो वर्धकी रत्न मतलब वो एक शिल्पी है। ओके, ही इज बेसिकली अ कंस्ट्रक्शन, वो शिल्प शास्त्र के जानकार होते हैं। वो गांव नगर शहर आदि की स्थापना करते हैं। वो राजा के महल, राजा के निवास स्थान की स्थापना करते हैं। उसके अलावा वो पूरे वास्तु शास्त्र के जानकार होते हैं। और कहा गया है कि वो मात्र एक मुहूर्त में वो पूरी वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो पौषधशाला को क्रिएट कर सकते हैं, मात्र एक मुहूर्त में, मतलब मात्र 48 मिनट्स में। और ऐसे जो रत्न है उसको वर्धकी रत्न का कहते हैं। और उसके अलावा ये जो वर्धकी रत्न है वो जब चक्रवर्ती और सेना वो जब दक्षिणार्थ से उत्तरार्ध भरत क्षेत्र में जाते हैं, तब वो जो गुफा में से जाते हैं, खंड प्रताप और तमिश्रा गुफा, उसमें जब आगे बढ़ते हैं तब तो वो गुफा में आगे दो नदियां आती है, उन्मग्ना और निमग्ना। हमने ये सब पहले देखा था जब भरत क्षेत्र की बात कर रहे थे। तो ये जो दो नदियां हैं उसको क्रॉस करने के लिए वो पुल की रचना करते हैं, मतलब ब्रिज बनाते हैं। तो जो ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, बांधकाम करते हैं, वो ये वर्धकी रत्न करते हैं। तो चक्रवर्ती और उसकी पूरी सेना वो ब्रिज क्रॉस करके वो आगे गुफा में वो आगे बढ़ पाते हैं। तो ऐसा जो 13 रत्न है वो है वर्धकी रत्न। और जो लास्ट जो 14th रत्न है वो है स्त्री रत्न। तो स्त्री रत्न वो एक विद्याधर देवी है, मतलब विद्याधर वो राजा की बेटी होती है, वो विद्याधर कुल में वो उत्पन्न होती है। कहा गया है कि पूरे भरत क्षेत्र में जो भी स्त्री है, जो भी नारी है, उनका जो तेज है, उन उन सभी नारियों का तेज अगर एकत्रित किया जाए और ये तेज अगर एक ये स्त्री रत्न में रखा जाए तो इतनी दिव्य होती है। उनका जो रूप होता है वो अत्यंत सुंदर होता है। उनका जो अंग और होते हैं वो प्रमाण युक्त होते हैं और सामुद्रिक शास्त्र के सभी लक्षण से युक्त होती है। और ये स्त्री रत्न वो सदा यौवन रहने वाली होती है। उनके नख और बाल वो ग्रो नहीं होते। और कहा गया है कि चक्रवर्ती अगर ये स्त्री रत्न का भोग करे तो वो गर्भपात वो धारण नहीं करती है, मतलब शी डज नॉट बिकम प्रेग्नेंट एनी टाइम। तो ऐसा जो जो रत्न है उसको स्त्री रत्न कहते हैं। तो ऐसे टोटल 14 रत्न है, उसमें से पहले 7 पृथ्वी कायमय है और दूसरे दूसरे 7 पंचेंद्रिय जीव है। और सभी देवताओं से अधिष्ठित है, मतलब ये जो पंचेंद्रिय जो जो जीव है वो देवताओं से सहायभूत है, मतलब देवता भी उनकी सहाय करते हैं। तो ऐसा करके चक्रवर्ती के 14 रत्न है। कोई क्वेश्चंस? ठीक है। तो 14 रत्न के अलावा 7 नौ नौ निधियां भी होती है। तो चक्रवर्ती के पास 14 रत्न और 9 निधि। तो जब चक्रवर्ती अ, 6 खंड को जीत लेते हैं तब तब उसके बाद ये 9 निधि को वो प्राप्त करते हैं। तो ये 9 जो निधि है वो शाश्वत है। वो परमानेंटली वो होती है, मतलब ये शाश्वत निधियां है। ये गंगा नदी के किनारे अंदर भूगर्भ में होती है, मतलब जमीन के अंदर ये निधियां होती है। तो चक्रवर्ती जब 6 खंड जीत लेते हैं और 6 खंड के जीतने के बाद वो गंगा नदी के किनारे पे आते हैं। और यहाँ पे गंगा नदी पे के किनारे पे वो अपने पुण्य के बल पर और अपने साधना के बल पर वो यहाँ पे वो साधना करते। और पुण्य और साधना के बल पे ये वो 9 निधि को यहाँ पे वो प्राप्त करते हैं। तो ये साधना के बाद
चक्रवर्ती जब अपने नगर, अपने शहर को जब वापस जाते हैं, तब ये जो 9 निधियां है वो भूगर्भ में ही चक्रवर्ती के पीछे पीछे चलती है, और नगर के बाहर भूगर्भ में आके वो रुक जाती है। मतलब इट ट्रेवल्स अंडर द लैंड एंड, और वो चक्रवर्ती के नगर के बाहर भूगर्भ में वो आके रुक जाती है। तो ऐसी वो 9 निधियां है। ये जो 9 निधि है वो 9 पेटी पे होती है। इट्स मोर लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल बॉक्स। और ह- तो टोटल 9 ऐसी पेटियां होती है, हर एक पेटी में एक एक निधि होती है। और हर एक बॉक्स कितना लंबा होता है, तो बोलते हैं 8 योजन्स बाय 9 योजन्स बाय 10 योजन्स। मतलब 1 योजन मतलब 8 माइल्स, राइट। तो तुम सोच सकते हो कि इट्स लाइक 64 माइल्स बाय 72 माइल्स बाय 100 माइल्स। तो इतनी अ, अ, इतनी बड़ी बढ़िया ये पेटी होती है। और ऐसी 9 पेटियां होती है, और वो जो चक्र जैसे आठ आठ चक्र जैसे व्हील्स पे ये पेटियां भूगर्भ भूगर्भ पे अंदर होती है। तो चक्रवर्ती, तो ये 9 निधियां कौन सी है वो हम देखते हैं। तो उसमें पहली जो निधि है वो है नैसर्प निधि। तो ये नैसर्प निधि में क्या है, तो बोलते हैं कि नैसर्प निधि में शहर, गांव, नगर की स्थापना करने के लिए, और घर, महल आदि, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, उसकी स्थापना संबंधी जो भी विषय है, जैसे वास्तु शास्त्र शास्त्र है, बांधकाम का जो साइंस है, कंस्ट्रक्शन का जो जो साइंस है, उसके रिलेटेड जो सभी जो विषय है, उसकी इंफॉर्मेशन ये नैसर्ग निधि में होती है। और ये इंफॉर्मेशन पुस्तक के स्वरूप में होती है, मतलब दिस आर लाइक बुक्स, शाश्वत बुक्स होते हैं। ये बुक्स भी रत्न के बने होते हैं। तो ऐसे ऐसे जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेशन जो नॉलेज है, वो सब कुछ ये नैसर्ग निधि में होता है। फिर उसके बाद दूसरी जो निधि है वो है पांडुक निधि। तो पांडुक निधि में क्या है, तो कहते हैं धन, सोनैया आदि की जानकारी, उसके बाद उनकी परीक्षा, फिर धान्य और बीज की उत्पत्ति, जो ग्रेन्स, राइट, और जो सीड्स है उसको कैसे ग्रो किया जाए, उसका पूरा साइंस। उसके बाद चीजों का तोल मान माप, मतलब मेजरमेंट्स, वेट्स एंड मेजरमेंट्स, उसका पूरा साइंस। तो ये सब कुछ जो इंफॉर्मेशन होता है वो पांडुक निधि में होता है, वो भी पुस्तक स्वरूप होता है। ये हर एक निधि में इट्स इट्स ऑल देयर इन इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। ओके। उसके बाद जो थर्ड निधि है वो है पिंगलक निधि। तो पिंगलक निधि में क्या है, तो बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष को जो उचित कला है, राइट, स्त्री की कला जैसे कौन सी है, जैसे श्रृंगार की कला, खाना बनाने की कला, राइट, वो सब स्त्री की कला है। पुरुष की कला कौन सी है, तो कारपेंटरी की कला हो, या फिर स्कल्पचर कला हो, या इकोनॉमिक्स हो, राइट, तो वो सब पुरुष की कला। तो स्त्री और पुरुष की जो भी उचित जो कला है वो इस निधि में होती है। उसके अलावा गज और अश्व की जो उचित कला, मतलब एलिफेंट्स और हॉर्सेस की उचित कला, और आभूषण, ज्वेलरीज के बारे में ऑल द इंफॉर्मेशन ये पिंगलक नाम की थर्ड निधि में होता है। उसके बाद फोर्थ निधि है सर्वरत्न निधि। ये सर्वरत्न निधि में चक्रवर्ती के जो 14 रत्न हैं, जो हमने देखे उसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन होती है। उसके अलावा संसार में जो भी वैल्यूबल रत्न है, जैसे चिंतामणि रत्न आदि रत्न, वो सभी का इंफॉर्मेशन ये सर्वरत्न निधि में होता है। उसके बाद फिफ्थ जो निधि है वो है महापद्म निधि। तो महापद्म निधि में वस्त्र वस्त्र के बारे में सब इंफॉर्मेशन, मतलब वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, वस्त्र की उत्पत्ति कैसी है, उसके बाद वस्त्र का कलरिंग कैसे किया जाता है, वस्त्र को धोया कैसे जाता है। तो ऑल द साइंस रिलेटेड टू क्लोथ्स, ये वो महापद्म का नाम की निधि में होती है। उसके बाद जो सिक्स्थ निधि है वो है काल निधि। तो काल निधि में क्या है, तो काल संबंधी ज्ञान, मतलब ज्योतिष शास्त्र। उसके बाद वंश परंपरा, जो हेरिटरी है, जो जेनेटिक्स है, वंश परंपरा। उसके बाद हरियंत, चक्रवर्ती, बड़देव, वासुदेव वगैरह की वंश संबंधी माहिती। उसके बाद भूत, भविष्य और वर्तमान में जो भी शुभाशुभ है, क्या शुभ है क्या अशुभ है, उनकी पूरी माहिती। उसके बाद कृषि, मतलब एग्रीकल्चर, वाणिज्य मतलब इकोनॉमिक्स, और शिल्प, और शिल्प कला आदि का वर्णन ये काल नाम की निधि में अवेलेबल होता है।
उसके बाद सेवंथ निधि है वो है महाकाल निधि। तो महाकाल निधि में क्या है कि सर्व प्रकार के जो अभी जो मेटल्स है, वो मेटल्स कैसे उत्पन्न होते हैं, राइट, जो मेटालर्जी का साइंस है। उसके बाद रूपा सुवर्ण जो मणि है, सूर्यकांता चंद्रकांता आदि मणि का जो साइंस है, उनकी उत्पत्ति, वो सभी इंफॉर्मेशन महाकाल नाम की निधि में होता है। उसके बाद जो एट निधि है वो है मानवक निधि। तो मानवक निधि में पूरा वेपनरी और वॉर का जो साइंस है वो मानवक निधि में है। उसमें खड़क कैसे बनाने का, भालादि शस्त्र कैसे बनाने के, छोटे बड़े वेपन्स, शस्त्रों कैसे कैसे उत्पन्न होते, कैसे बनाने के, युद्ध नीति, उत्तम व्यू रचना, चक्रव्यूह आदि रचना, दंड नीति, हकार नीति, श्याम दंड भेद आदि नीतियां, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन ये मानवक नाम की निधि में होता है। और लास्ट है शंख निधि। शंख निधि में नाटक, अभिनय, काव्य मतलब पोयम्स, ग्रामर आदि का इंफॉर्मेशन, और उसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बनाने के, जो वाजिंत्र होते उनकी उत्पत्ति, उनको उनको कैसे बनाया जाता है, उनका पूरा साइंस ये शंख नाम की निधि में होता है। तो ऐसे करके जो 9 निधियां है, वो चक्रवर्ती को 6 खंड जीतने के बाद अपनी साधना और पुण्य से ये 9 निधि को वो प्राप्त करते हैं। और ये 9 निधि जो प्राप्त करते हैं, वो बेसिकली वो मानव के कल्याण के लिए प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनसे पूरा जो ह्यूमन रेस है उनको बेनिफिट मिलता है, और उनको ये सब उनको जानकारी और वो सब उनको मिलता है। तो ये जो 9 निधियां है, वो 9 के 9 निधि देवताओं से अधिष्ठित है। और उनके जो देवता है, जो अधिष्ठायक देवता, वो एक पल्योपम आयुष्य वाले नाग कुमार देवता है। और वही नाम के, जैसे नैसर्प निधि के अधिपति जो देवता है वो नैसर्प नाम के नाग देवता है, पांडुक, पिंगलक, सर्वरत्न, महापद्म, कार, महाकार, मानवक और शंख, ऐसे करके ऐसे सेम नाम वाले एक पल्योपम आयुष्य वाले नाग कुमार देवता उनके अधिपति या अधिष्ठायक उनके होते हैं। और ये सभी निधियां शाश्वत होती है, तो वो सर्व टाइम के लिए ये निधियां जमीन के अंदर भूगर्भ में होती है। तो यहाँ पे हमने चक्रवर्ती के 14 रत्न और 9 निधि के बारे में बात किया। हम नेक्स्ट क्लास में हम वासुदेव के बारे में बात करेंगे। वासुदेव के जो जो जैसे चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं, ऐसे वासुदेव के भी 7 रत्न होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम फिर उसके बाद हम ये चक्रवर्ती और वासुदेव का टॉपिक फिर हम समाप्त करेंगे। कोई क्वेश्चंस? I just had a quick question. हाँ Do all Chakravartis go to moksha? हाँ, नहीं, हमने पहले वो आंसर किया। तो चक्रवर्ती कैसा होता